दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा थर्ड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पैरेलल प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था और हमने देखा था कि अगर मैं किसी भी एक प्लेट की अर्थिंग कर देता हूं तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बदल जाता है। आज का जो एपिसोड है उसमें हम उसी चीज़ को पहले एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेटअप है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जो लेफ्ट प्लेट है और जो राइट प्लेट है। उसके आउटर साइड पे हमने नायलॉन थ्रेड को लगा रखा है। जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसके इनर साइड पे भी हमने नायलॉन थ्रेड को लगाया है। नायलॉन थ्रेड लगाने का कारण है कि हम इससे फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, बिकॉज नायलॉन थ्रेड जो है वो अपने आप को लाइंस के साथ अलाइन करते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे नायलॉन थ्रेड का इस्तेमाल किया है। ये जो प्लेट्स हैं ये इंसुलेटेड हैं, नीचे वाले ग्राउंड के साथ पूरी तरह से इंसुलेटेड है। हमने इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है। ये वुडन ब्लॉक है और उसके नीचे हमने फोम लगा रखा है, तो काफ़ी एक तरह का बढ़िया प्रॉपर इंसुलेशन हो रखा है, सो दैट चार्ज का लीकेज कम से कम हो। दूसरा, ये जो लेफ्ट प्लेट है इस पे हमने रेड प्रॉब के थ्रू वेन डायग्राफ कनेक्ट किया है। तो वेन डायग्राफ पे जब चार्ज आएगा तो वही चार्ज आप कह सकते हो इस प्लेट के ऊपर भी आएगा, जो लेफ्ट प्लेट है उसके ऊपर। जो राइट प्लेट है उसको हम ब्लैक प्रोब के थ्रू अर्थिंग करेंगे। एक बार अर्थ से आइसोलेट करेंगे और एक बार अर्थ को कनेक्ट करेंगे और उससे देखते हैं कि फील्ड लाइंस कैसे बदलती है। उससे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग जाएगा। हमने यहाँ पे एक आयरन रोड का इस्तेमाल किया है। ये आयरन रोड बस लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमने लगाया है। इसका कोई ज़्यादा खासा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इसको बस आप ये समझिए कि ये जो आयरन रोड लगी है ये आपका लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमने कुछ प्लेट्स का और इस्तेमाल किया है वेन डायग्राफ के साइड में। वो इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि जब वेन डायग्राफ पे चार्ज आएगा तो इससे फील्ड लाइन सेटअप होंगी। हम नहीं चाहते कि वेन डायग्राफ की जो फील्ड है वो इसको अफेक्ट करे, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हमने यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगा दी हैं और इन प्लेट्स को हमने ग्राउंड कर दिया है, अर्थ कर दिया है। उससे ये होगा कि फील्ड लाइंस इस तरफ डाइवर्टेड रहेंगी, कम से कम अफेक्ट आपको इधर देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत असर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जरा देखते हैं कि कितना असर अपने को देखने को मिलता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि सुनील जी एक बार आएँ और फिर इसको जरा परफॉर्म करते हैं, इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सुनील जी एक बार वेन डायग्राफ जनरेटर को ऑन कर दीजिए। तो जैसे ऑन करेंगे आप नायलॉन थ्रेड को फोकस कीजिएगा। जैसे ऑन किया आपने देखा कि नायलॉन थ्रेड जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। आउटसाइड वाले जो नायलॉन थ्रेड है वो इधर आ रहे हैं और जो बीच वाले नायलॉन थ्रेड है, अगर मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करूं तो आप देखिए बीच वाले नायलॉन थ्रेड जो है वो इस तरफ अट्रैक्टेड है और यहाँ पे जो नायलॉन थ्रेड है उनको भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके अट्रैक्टेड हैं इस तरफ। इसका मतलब जब मैंने राइट साइड प्लेट की अर्थिंग नहीं कर रखी है, फिलहाल देखो ये ओपन पड़ा हुआ है, इसका मतलब मैंने राइट साइड प्लेट की अर्थिंग नहीं कर रखी है। क्यू चार्ज मैं लेफ्ट प्लेट के ऊपर दे रहा हूं, तो ऐसा करने की वजह से आपका जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। Q/2 इसके आउटर साइड पे आ गया, Q/2 इसके इनर साइड पे आ गया और जो राइट साइड प्लेट है उसके इनर साइड पे -Q/2 है और आउटर साइड पे +Q/2 है, क्योंकि राइट प्लेट के ऊपर नेट चार्ज 0 था। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो गई है, इधर भी, अंदर भी, बीच में भी और बाहर भी, आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है। अब मैं चाहूंगा कि राइट प्लेट को अर्थ किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको अवे कर देता हूं सो दैट आप क्लियरली इसको ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सुनील जी अब राइट प्लेट को अर्थ कीजिएगा। ठीक है, तो सुनील जी राइट प्लेट को अर्थ कर रहे हैं और आप नायलॉन थ्रेड पे फोकस करना। जैसे ही सुनील जी ने राइट प्लेट को अर्थ किया, नायलॉन थ्रेड गिर गए हैं बाहर वाले, लेकिन अंदर वाले वहीं के वहीं हैं, अंदर वाले उसी पोजीशन पे है। अब यहाँ पे अगर मैं इस रोड को नजदीक लाके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। इवन ये मैं पिछले केस से ज्यादा नजदीक ला रहा हूं रोड को, लेकिन यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो इस साइड अगर आप ध्यान से देखिए थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। थ्योरी में तो आपने यही पढ़ा है कि अगर एक प्लेट को अगर हम अर्थ कर देंगे तो इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सारा का सारा इसके ऊपर जो Q चार्ज है वो इनर साइड पे आना चाहिए और इसकी जो राइट प्लेट है उसके इनर साइड पे -Q होना चाहिए। तो आउटसाइड तो कोई चार्ज होना नहीं चाहिए, तो आउटसाइड फील्ड जो है वो 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इधर तो फील्ड है, इधर नहीं है। अब ये क्या हो रहा है भाई, इसके पीछे का क्या कारण है? तो चलिए अब इसके पीछे के कारण को समझते हैं। जब आपने राइट साइड प्लेट को अर्थ किया तो जो लेफ्ट साइड प्लेट है उसके आउटर साइड पे चार्ज 0 आना चाहिए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी।
लेकिन हमने चेक किया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के मल्टीपल कारण है दोस्तों। सबसे पहला कारण तो आप ये कह सकते हो कि ये जो प्लेट्स है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, उसमें प्लेट्स का एरिया लार्ज होता है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां पे प्लेट्स का एरिया लार्ज तो है इस डिस्टेंस से, बट इतना ज्यादा लार्ज नहीं है, तो प्रैक्टिकलिटीज यहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगी और उनकी वजह से आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हो कि इस साइड का चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा। सबसे पहला कारण। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है इसमें, और सबसे जो ज्यादा आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पे दे रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इस प्लेट के ऊपर चार्ज देते हो Q, तो इस प्लेट का पोटेंशियल हाई हो जाता है, वेरी हाई पोटेंशियल हो जाता है इस प्लेट का। इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है क्योंकि हमने इसको अर्थ किया हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग में भी अर्थ अवेलेबल है। आप बोलोगे सर कहां अवेलेबल है? ये जो प्लेट है ये हमने अर्थ कर रखी है, ये जो प्लेट है ये भी हमने अर्थ कर रखी है। इवन अगर मैं इन प्लेट का असर ना भी लूं तो मेरी बॉडी जो है सराउंडिंग में वो भी तो है, वो भी तो एक लोअर पोटेंशियल पे है, इसके कंपैरिजन में तो लोअर पोटेंशियल पे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग के साथ अपने आप यहां पे फील्ड सेटअप हो रखी है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है और सराउंडिंग जो है वो लो पोटेंशियल पे है, तो यहां पे भी कुछ फील्ड सेटअप हो रखी है। आप बोलोगे लेकिन ये होनी तो नहीं चाहिए सर। थ्योरी में जो आपने पढ़ा है दोस्तों, उसमें आपने केवल 2 प्लेट ली है, सराउंडिंग में कुछ नहीं था, सराउंडिंग ब्लैंक थी, खाली। इस वजह से वहां पे ये जो चार्ज है, ये जो फील्ड है, ये बन ही नहीं पाई। प्रैक्टिकली जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे, सराउंडिंग में क्योंकि चीजें प्रेजेंट होती हैं और इस प्लेट के कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पे होती हैं, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मेरी बॉडी को आप लोअर पोटेंशियल ले लीजिए, इस प्लेट को आप हायर पोटेंशियल ले लीजिए, तो हायर टू लोअर कुछ फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। कुछ फील्ड लाइन इधर से भी इधर भी होंगी, तो एक रैंडम सा पैटर्न होगा। बट द थिंग इज, यहां पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी इस वजह से। इसका मतलब पैरेलल प्लेट्स में जो आप थ्योरी में पढ़ते हो और जो आप एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर लेकिन इस साइड तो कुछ नहीं हुआ, इस साइड जब हमने रोड को नजदीक लेके आए थे तो यहां पे तो कोई चार्ज हमने देखा नहीं, इस साइड तो फील्ड 0 थी, नाइलॉन थ्रेड इधर तो अट्रैक्ट हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई दोस्तों क्योंकि ये जो प्लेट है ये 0 पोटेंशियल पे है, आपने इसको अर्थ कर दिया है, 0 पोटेंशियल पे है। और मेरी बॉडी भी आप ये कह सकते हो कि 0 पोटेंशियल पे है, क्योंकि मैं भी अर्थ के साथ ही ऑलमोस्ट कनेक्टेड हूं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहां पे ये, और जो इस साइड की जो सराउंडिंग की जितने भी चीजें हैं वो सारी अर्थ पोटेंशियल पे हैं, तो यहां पे फील्ड लाइन सेटअप हुई नहीं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बन पाया। तो इस साइड फील्ड लाइंस आपकी सेटअप हुई ही नहीं, इस वजह से आपका यहां पे आपने नाइलॉन थ्रेड को देखा कि वो अलाइन नहीं हो रही थी, लेकिन इस साइड से हल्की हल्की अलाइन हो रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा, अगर मैं ये जो मैंने आइसोलेटिंग प्लेट जो रखी हुई है, जो इसको आइसोलेट करने के रखी है, आपको ये भी डाउट आ सकता है कि क्यों ना सर आप इसको इसके सामने रख दो, मतलब इन दोनों प्लेट्स को इसके सामने रख दो, ऐसे यहां पे ले आओ, और ये दोनों अर्थ हैं, ये दोनों प्लेट अर्थ हैं, इनको इसके सामने क्यों ना रख दिया जाए, सो दैट इंटरफेरेंस कम से कम हो इसकी फील्ड का। इस केस में ज्यादा इंटरफेरेंस होगा। आप बोलोगे सर क्यों? तो उसके पीछे का कारण है, ये जो प्लेट्स हैं ये 0 वोल्ट पे हैं, अर्थ किए हुए हैं, और ये हायर पोटेंशियल पे है, तो अगेन हायर टू 0 अपने आप यहां पे क्या हो जाएंगी, फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी, और यहां पे जो नाइलॉन थ्रेड है वो अट्रैक्ट होगा, यहां पे जो चार्ज आएगा वो 0 नहीं आएगा अगर आपने इस साइड को अर्थ किया तो आप जो थ्योरी में पढ़ते हो वो डिफरेंट है। आपका जो आप थ्योरी में पढ़ते हो वो प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि थ्योरी में आप पूरी तरह से 2 ही प्लेट को लेके चलते हो, बाकी हर चीजों को आइसोलेट, बाकी हर चीजों को हटा देते हो मीडियम से, इसलिए वहां पे ये चीज पॉसिबल हो पाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसी में हम एक और प्लेट लगाते हैं, तीसरी प्लेट के साथ भी जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। जब आपने लास्ट एपिसोड में हमने एक क्वेश्चन किया था जिनमें हमने 3 प्लेट्स ली थी, तो अब तीसरी प्लेट को और लगाते हैं और जरा उसके साथ भी रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को जरा देखते हैं। इसमें हमने 3 प्लेट यूज की हैं, आप यहां पे देख भी सकते हो, एक और प्लेट मैंने लगा दी। हालांकि ये जो प्लेट है इनके बीच का गैप एक तो काफी ज्यादा है, तो इससे कम मैं कर नहीं सकता था गैप को। दूसरा, इस प्लेट का जो एरिया है वो इस गैप के कंपैरिजन में मच ग्रेटर नहीं है, तो यहां पे प्रैक्टिकलिटीज थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगी। मतलब एरर जो है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है और जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें एरर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिलहाल जो आउटर प्लेट है वो आपकी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, और जो बीच वाली जो प्लेट है ये प्लेट को हमने वेन डी ग्राफ से कनेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर हम क्यू चार्ज देंगे। नाइलॉन थ्रेड हमने यहां पे भी लगाए हैं
यहां पे भी नाइलॉन थ्रेड लगे हुए हैं, इसके बीच में भी नाइलॉन थ्रेड लगे हुए हैं और आउटसाइड भी नाइलॉन थ्रेड लगे हुए हैं, सो दैट हम हर जगह की फील्ड को ऑब्जर्व कर सकें। इस रोड की हेल्प से हम करेंगे। रोड पे पोटेंशियल कम है क्योंकि ये मेरी बॉडी के साथ अटैच्ड है, तो इस पे पोटेंशियल कम होने की वजह से मैं फील्ड लाइंस को इस रोड की हेल्प से चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। मुझे सुनील जी की जरूरत पड़ेगी, तो सुनील जी एक बार आगे आए और इसको जरा हम परफॉर्म करके इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। फिलहाल जो आउटर प्लेट्स हैं वो अर्थ नहीं हो रखी, कोई भी प्लेट अर्थ नहीं हो रखी, इसके ऊपर क्यू चार्ज देते हैं। तो आप जानते हो जब इसके ऊपर क्यू चार्ज आएगा तो Q/2 इस तरफ आएगा और Q/2 इसके इनर साइड पे आएगा, और फिर यहां पे -Q/2 इधर +Q/2, सिमिलरली यहां पे -Q/2 यहां पे +Q/2। इसका मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए अगर मैं आउटर प्लेट को अर्थ नहीं कर रहा हूं तो सुनील जी एक बार ऑन कीजिएगा, नायलॉन थ्रेड को ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों। तो इनर साइड जो अंदर नाइलॉन थ्रेड है वो इस तरफ अलाइन हो रहे हैं और ये वाले जो नाइलॉन थ्रेड है इस तरफ अलाइन हो रहे हैं। मैं आपको फील्ड चेक करवा देता हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे फील्ड चेक करवा रहा हूं, तो नाइलॉन थ्रेड को ऑब्जर्व कीजिएगा। नाइलॉन थ्रेड रोड की तरफ आए हैं, इसका मतलब यहां पे फील्ड है। ये थोड़ा हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, तो यहां पे फील्ड लाइंस आप देख पा रहे होंगे। फील्ड लाइंस को मैं डाइवर्ट कर सकता हूं इससे। दूसरा, आप बीच वाले नाइलॉन थ्रेड को देखिए, इनके बीच में वो भी इस तरफ अट्रैक्ट हो रखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाता हूं। आप देख सकते हो यहां पे जो नाइलॉन थ्रेड है ये आपकी इस रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पे भी फील्ड लाइंस है। और बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी, यहां पे देखिए बीच में भी फील्ड लाइंस अपनी बनी हुई है। नाइलॉन थ्रेड अंदर इस तरफ आ रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी अब आपका फील्ड लाइंस है, मतलब हर जगह फील्ड लाइंस है, यहां पे हर जगह फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं मैं, जो ये राइट मोस्ट जो प्लेट है इसको अर्थ कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं इसको अर्थ करूंगा तो थ्योरेटिकली यहां पे कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए और यहां पे कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए। इसको मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल अगर मैं इस साइड को अर्थ करूंगा तो होगा ये कि यहां पे भी फील्ड गायब हो जानी चाहिए, ठीक है। देखते हैं गायब होती है कि नहीं होती है। फील्ड बीच में भी गायब हो जानी चाहिए अगर ये वाली साइड अर्थ है तो। ये आपने थ्योरी में पढ़ा है। अगर मैं इस साइड को अर्थ करूंगा तो होगा ये कि ये वाली फील्ड गायब हो जाएगी, इधर वाली फील्ड भी गायब हो जाएगी और बीच वाली फील्ड भी गायब हो जाएगी। आइडियली तो ऐसे होना चाहिए, सिर्फ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। चार्जेस केवल इसके इनर साइड पे, इन दोनों प्लेट्स के इनर साइड पे होने चाहिए। चेक करते हैं इसको जरा परफॉर्म करके। तो सुनील जी जरा इस साइड को, जो ये वाली जो है, इसको आप जरा अर्थ कीजिएगा। ओके, जैसे अर्थ किया आपने देखा ये बीच वाले जो नाइलॉन थ्रेड है ये थोड़े नीचे गए हैं। इसका मतलब यहां की जो फील्ड है वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि यहां पे फील्ड 0 होनी चाहिए थ्योरेटिकली, बट देखते हैं कि अब कहां पे फील्ड है। सबसे पहले इधर देखते हैं, यहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है नाइलॉन थ्रेड के साथ, इसका मतलब यहां पे तो फील्ड गायब हो गई है। अब आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे भी कोई फील्ड नहीं है, थोड़ी बहुत है हल्की फुल्की, वो इनकी इंटरेक्शन की वजह से, एक्सटर्नल चीजों की वजह से, बल्कि यहां पे कोई फील्ड नहीं है, यहां पे भी कोई अट्रैक्शन नहीं है इसके साथ। इधर भी गायब हो गई, बीच में भी गायब होनी चाहिए। जरा देखते हैं, बीच में तो गायब नहीं हुई। यहां पे हल्का फुल्का अट्रैक्शन है, देखो आप देख सकते हो। बीच में 0 होनी चाहिए थी, आपने थ्योरी में पढ़ा लास्ट एपिसोड में। 0 क्यों नहीं हो रही है उसका कारण मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे हायर पोटेंशियल है और सराउंडिंग में जो बॉडीज रखी हुई हैं वो लो पोटेंशियल पे हैं, तो यहां पे फील्ड सेटअप हो गई है। आपने जो थ्योरी में पढ़ा था उसमें केवल और केवल आपने 3 ही प्लेट्स पढ़ी थी, सराउंडिंग को आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, इसलिए वहां पे ये रिजल्ट आपको देखने को मिला था कि बीच की फील्ड भी 0 हो जाएगी। यहां पे बीच की फील्ड में हल्की फुल्की आ रही है, हालांकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट है, ठीक है। इस तरफ नहीं है बिल्कुल भी, और बीच में आपकी फील्ड जो है वो है। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज आप ये कह सकते हो इसकी इनर साइड पे आ गया और इसकी इनर साइड पे आपका -Q चार्ज आ गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके इस साइड को भी जरा ग्राउंड कर देते हैं। तो सुनील जी जरा इसको भी आप अर्थ कीजिएगा, जो आपकी लेफ्ट मोस्ट प्लेट है, तो उसको भी हमने अर्थ कर दिया है। अब जरा देखते हैं अब क्या होना चाहिए। अब बीच में फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए और इधर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, आउटसाइड फील्ड गायब हो जानी चाहिए। जरा देखिए, इधर मेरी फील्ड गायब है, इधर भी मेरी फील्ड गायब है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। बीच में अट्रैक्शन है, तो बीच में तो ये अट्रैक्शन पिछली बार भी था, इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पिछले के कंपैरिजन में। इस बार अट्रैक्शन होगा फील्ड में, और बीच वाली जो लाइंस है वो तो आपकी ऑलरेडी अलाइन हो ही रखी है दोस्तों। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, एंड सराउंडिंग की वजह से जो आपने थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल वैसा आप नहीं देख पा रहे हो। कुछ कुछ वैसा वैसा आपको दिख रहा है, बट थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी इसमें जरूर रहेगी, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ नए कंसेप्ट्स को सीखते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखे, मुझे उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी होगी। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा अगर मैं एक्सटर्नल कोई फील्ड अप्लाई कर दूं प्लेट्स के ऊपर। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई प्लेट है ये और इसके ऊपर कोई क्यू चार्ज मैंने दिया है, क्यू चार्ज ये दिया है, और इसके विसिनिटी में एक और प्लेट है, उसके ऊपर कोई और चार्ज ले लो, चलो डबल ले लो, 2Q ले लो, और इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूं। और यहां पे मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में। इनके बीच की डिस्टेंस है D और प्लेट्स का एरिया जो है वो A है। A की वैल्यू D से बहुत ज्यादा लार्ज है। आपको बताना है यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अब वो कैसा आएगा, किस साइड पे कितना चार्ज होगा। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करें। अब यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, तो फिर से एक रूल बनाते हैं। क्या वो पिछले रूल जो हमने बनाए थे क्या वो स्टिल वैलिड होंगे क्या, तो उसको देखने के लिए एक बार फिर से बेसिक से चलते हैं और फिर से जरा रूल बनाते हैं। जरा देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस तरफ मेरे पास Q1 चार्ज आएगा, तो यहां पे हो जाएगा Q माइनस Q1, सही है जी। और यहां पे तो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे भाई। आप देखो एक दूसरे के ऑपोजिट मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनानी है। पॉइंट को समझिए, अंदर की फील्ड को जीरो बनाने के लिए यहां पे अगर पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव यहां पे होगा। फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q, ये आपका यहां पे आ जाएगा। और यहां पे मैं चार्ज ले लेता हूं Q2, क्योंकि यहां पे टोटल चार्ज 2Q नहीं रहेगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया ना, तो यहां पे कुछ नया चार्ज बनेगा Q2। मैंने इन दोनों को ऑपोजिट ले लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि भाई ये Q1 Q2 कितना आएगा, इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी आएगी। तो पहले ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से सिग्मा जो आएगा वो बन जाएगा Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर दो भाई। इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी और ये इस तरफ आएगी। दूसरा, यहां पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भाई, ये भी आपकी इसी तरफ है। अब आइए ये वाला जो चार्ज है, तो ये चार्ज इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो चार्ज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, कैंसिल कर देंगे दोनों अपनी अपनी। बचा सिर्फ Q2, तो Q2 की वजह से जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो बनेगी Q2 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आप और कर दो। और ये माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों फील्ड जो है ये इस तरफ थी, तो इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव में मान के चलाऊं, ये अपना फील्ड को इस तरफ देगा, पहले वाली दोनों के ऑपोजिट। और इसका सम जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 0। यहां से ये कह सकते हो। अब यहां से अगर आप फर्दर चलें तो आप ये कह सकते हो Q1 बाई A माइनस Q2 बाई A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E एक्सटर्नल, ये बन जाएगा। एक बार देख लीजिए भाई। और यहां से Q1 माइनस Q2 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E एक्सटर्नल। इस तरह का मेरे पास ये रिलेशन बनेगी भाई। एक बार चेक कर ले, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो यहां से Q2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, Q2 हैज टू बी इक्वल टू Q1 माइनस 2 A एप्सिलॉन नॉट E एक्सटर्नल। इस तरह से मेरे पास Q2 निकल के आएगा। Q1 की वैल्यू अगर एक बार आ गई तो Q2 हमारे पास इस तरह से आएगा। एक बार चेक कर ले भाई, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो। नहीं, मैंने गलती कर दी ना भाई, ये प्लस बनेगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास Q2 एंड Q1 के बीच की एक रिलेशन आ गई है। अब अगला मुद्दा है कि मुझे Q1 एंड Q2 को निकालना है। अब निकालें कैसे, मुझे एनर्जी को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम एनर्जी कैसे बनेगी, सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसको रीजन 1 बोल देता हूं, ये मेरा रीजन 2 है और ये मेरा रीजन 3 है। तो रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। रीजन 1 में अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं भाई। अब आप बताओ इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो माइनस क्या हो जाएगा Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो चार्ज होगा और यहां पे जो चार्ज होगा वो तो एक दूसरे के उल्टे हैं, उनको तो छोड़ ही दो भाई आप। ये जो Q2 है ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, तो माइनस Q2 बाई A
डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रीजन 1 में, इसको मैं E1 लिख देता हूं भाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी पॉजिटिव थी, इस चार्ज डेंसिटी की वजह से इधर आएगी तो नेगेटिव लिख दिया, और इसकी वजह से भी इधर आएगी। अंदर वालों की वजह से लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं E एक्सटर्नल माइनस कॉमन ले लो, और यहां पे क्या बन गया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से लिख सकते हो भाई। और Q2 की वैल्यू को आप ये पुट कर सकते हो। तो जब मैं Q2 की वैल्यू को पुट करूंगा तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी E एक्सटर्नल माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 की जगह पे ये पुट कर दो, और ये है मेरे पास Q1 प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू E एक्सटर्नल, ठीक है, डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। एक बार इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब जरा देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कट जाएगा यहां से, ये वाले टर्म से कट जाएगा क्योंकि इसके डिवाइड में भी है ना, ठीक है। और अल्टीमेटली जो E1 की वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये इस तरफ है, ठीक है। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि इस तरफ को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगी, और ये इतनी वैल्यू की आएगी। तो E1 आ गया मेरे पास, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, इस तरफ आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है मेरे पास Q1 बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सबको जोड़ने के बाद, और वो इस डायरेक्शन में आई है, ठीक है। अब यहां पे निकालते हैं, रीजन 3 में भी देख लेते हैं। तो रीजन 3 में जब आप देखोगे ना, रीजन 3 में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बस। भैया आप रीजन 3 में देखो, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर आएगी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। जो Q1 है वो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही देगा, क्योंकि मैं Q1 को पॉजिटिव मान के चला, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे भाई। रीजन 3 में जो E3 बनेगा वो आपका आएगा E एक्सटर्नल प्लस Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कह सकते हो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, इस तरह का बनेगा भाई। एक बार चेक कर लो। और Q2 की वैल्यू को आप या Q1 की वैल्यू को इस बार Q2 की टर्म्स में पुट कर दो, तो Q1 की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? वो बनेगी Q2 माइनस 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू E एक्सटर्नल। तो जब मैं ये पुट करूंगा Q1 की जगह पे, तो E एक्सटर्नल कट जाएगा, और अल्टीमेटली E3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे पास Q2 बाई A एप्सिलॉन नॉट। एक बार चेक कर लो भाई, यहां पे इसी तरफ रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो आपकी आ जाएगी Q2 बाई A एप्सिलॉन नॉट E3। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं रीजन 2 में। रीजन 2 में अगर हम देखें, रीजन 2 का मतलब यहां पे, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E एक्सटर्नल, ठीक है भाई, वो आपकी इस तरफ है। फिर आइए Q1 की वजह से, तो Q1 की वजह से बनेगी Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 की वजह से हो गया। अब आइए Q माइनस Q1, तो इसकी वजह से Q माइनस Q1 डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका हो गया। और इतना ही ये भी देगा भाई, तो इसको डबल कर देता हूं, ठीक है। और इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, माइनस Q2 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन माइनस Q2 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इज माइनस ऑफ E एक्सटर्नल। इन दोनों को आप माइनस E एक्सटर्नल के साथ कैंसिल कर सकते हो भाई, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी E2 रीजन 2 में, वो बचेगी Q माइनस Q1 डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी आपके पास रीजन 2 में। तो हमारे पास रीजन 1 की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, रीजन 2 की आ गई, रीजन 3 की आ गई। अब क्या करें? अब एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे और उसको फिर मिनिमाइज करते हैं, वो एनर्जी स्टोर्ड ये देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले रीजन 1 में देखते हैं, ये बनेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट
इंटू इधर ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे Q1 डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, इस वॉल्यूम को मैं V मान लेता हूं। ऐसे ही इधर वाले रीजन में देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 वो है Q2 डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर हो गया, इनटू वॉल्यूम V, इधर भी वॉल्यूम V मान लेता हूं मैं। और बीच में क्या होगा, बीच में एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है Q माइनस Q1 डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू में एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वॉल्यूम यही तो बनेगा भाई। ये मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड आएगी रीजन में। अब यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, इस Q2 को मैं Q1 की टर्म से लिख लेता हूं। सबसे पहले Q1 देख लेता ना भी कितना आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस ये क्या बन जाएगा Q2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा, और इन दोनों के साथ v मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगा भाई, इनटू a इंटू डी। ये मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड आएगी भाई, ये मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड आएगी। अब इसमें Q2 की जगह पे मैं ये पुट कर देता हूं, Q2 की जगह पे ये पुट कर देता हूं। तो जब मैं Q2 की जगह पे पुट करूंगा तो जरा देखिए क्या बनेगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं इधर से ना, इधर से अपने को जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आई गई है। तो इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, अब अगर मैं Q2 की जगह पे रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा Q1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर आएगा भाई, 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट Q2 स्क्वायर। Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है Q1 प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट e एक्सटर्नल और उसका स्क्वायर, ठीक है, एक बार जरा देख लीजिए। और इसको v वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस Q माइनस Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। ये मेरे पास क्या आएगी, एनर्जी स्टोर्ड आएगी। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो बन जाएगा 2Q1 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा 2 इंटू Q1 प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू e एक्सटर्नल डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, जरा देख लीजिए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q माइनस Q1 डिवाइड बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, और बराबर की इधर जीरो कर दो। इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने ऊपर वाले का, और डेरिवेटिव को बराबर की इधर जीरो कर दिया। अब जरा देखो, ये जो डिनोमिनेटर में है ये खत्म हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई मेरी सारी, ठीक है, और बाकी मैं इन सब को भी हटा देता हूं। हाँ जी, अब जरा देखिए, ये 2 भी हट जाएगा कॉमन आके, ये 2 भी हट जाएगा। अब Q1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे ये वॉल्यूम V से मल्टीप्लाइड है भाई, दोनों ये दोनों V से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। हाँ, तो जरा देखिए, अगर मैं Q1 का कोफिशिएंट की बात करूं तो Q1 का यहाँ पे एक V आएगा, यहाँ पे से भी एक V आएगा, तो 2V हो गया ये, प्लस क्या बन जाएगा, ये तो Q1 का हो गया है ना, नहीं यहाँ से तो 2V आएगा, यहाँ से भी तो आएगा ना Q1 का, प्लस AD भी तो आएगा, प्लस AD। देख लो जरा, Q1 का कोफिशिएंट यही बनेगा। अच्छा, और क्या क्या टर्म आएंगी, और एक टर्म ये आएगी 2a एप्सिलॉन नॉट e एक्सटर्नल इंटू V माइनस QAD बराबर के इधर जीरो। एक बार चेक कर लो भाई। अब यहां से अगर मैं Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू AD माइनस 2a एप्सिलॉन नॉट
ई एक्सटर्नल इंटू वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2v प्लस एडी, ये बन जाएगा भाई। एक बार चेक कर लो, किसी को एतराज हो कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई यहां तक सही है। अब सुनिए, मेरा जो वॉल्यूम v है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो एक काम करता हूं मैं v को कॉमन ले लेता हूं ऊपर और नीचे दोनों से। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा क्यू ए डी डिवाइड बाई वी माइनस 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एक्सटर्नल डिवाइड बाई, यहां से भी v को कॉमन ले लो और काट दो ना, ऊपर से v कॉमन ले लो नीचे से भी v कॉमन ले लो, तो यहां पे बच जाएगा 2 प्लस ए डी वाई वी। तो मैंने ऊपर से भी v कॉमन ले लिया, नीचे से भी v कॉमन ले लिया। अब आप जानते हो कि v टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये जो वॉल्यूम है ये काफी लार्ज है, इधर वाला वॉल्यूम और इधर वाला वॉल्यूम ये काफी लार्ज है, टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो अगर v टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो Q1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, Q1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भाई, v टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो Q1 टेंड्स टू माइनस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट e एक्सटर्नल, ये आ जाएगा। ये मेरे पास Q1 आ जाएगा, Q1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये मेरे पास Q1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, वो इस तरफ थी, ऑपोजिट थी। तो आप अगर मैं E1 की वैल्यू को लिखता तो E1 की वैल्यू अगर आपने रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने देखी हो वो थी माइनस ऑफ Q1 डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन, माइनस की वजह से हमने इधर कर दिया था उसको। अब अगर मैं Q1 की वैल्यू ये पुट करूंगा तो अल्टीमेटली यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी टू मिनिमाइज द एनर्जी स्टोर्ड वो ई एक्सटर्नल के बराबर ही आएगी। नेट एनर्जी जो स्टोर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ई एक्सटर्नल ही आएगी। मतलब यहां पे जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा सच दैट यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है वो ई एक्सटर्नल आए, सिमिलरली यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो भी ई एक्सटर्नल आए, ठीक है। और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 जो हमने निकाली थी, Q2 की वैल्यू क्या थी भाई, Q2 की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, Q1 की वैल्यू पुट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी निकाल सकते हो। तो यहां की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल ही रहेगी, यहां पे भी ई एक्सटर्नल रहेगी, यहां पे आपकी ये रहेगी, सच दैट एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम में मिनिमम रहे। तो आपने देखा कि Q1 की वैल्यू क्या आएगी। अब Q1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं ये वाली, तो आपके पास Q2 की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी, Q2 विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ई एक्सटर्नल, ये मेरे पास Q2 आएगा। और Q2 से यहां की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो रीजन 3 की, रीजन 3 की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, जब आप पुट करोगे तो ई एक्सटर्नल ही आएगी इधर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू भी आ गई, Q2 की वैल्यू भी आ गई। तो इस बार ये 0 0 नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब यहां पे वो जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा सच दैट इधर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल ही रहे, यहां पे जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा सच दैट इधर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो ई एक्सटर्नल ही रहे, ठीक है। और वो चार्जेस की वैल्यू ये बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन में जब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो कैसे हम चार्जेस को निकालेंगे। दूसरी बात, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इससे इस तरफ से इस तरफ है ना, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है यहां पे, ठीक है। ये नेगेटिव ये आपका इधर चार्ज आएगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है भाई, आप देख सकते हो। और ये दोनों चार्जेस बराबर होंगे एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, पीछे जो हमने रूल बनाए उसके हिसाब से भी ये दोनों बराबर होने चाहिए। हालांकि यहां पे क्या हो रहे हैं बताओ, इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड यहां पे बराबर है बट ऑपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है बट साइन ऑपोजिट है, अंदर बराबर भी है और ऑपोजिट भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो रिलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। पहले जो आपने रिलेशन बनाई है वो प्योरली वो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग रूल लगाना होगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक और कंसेप्ट को सीखते हैं। अब स्फीयर की बात करते हैं। ये तो हमने प्लेट्स की बात की, ठीक है, और इसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब हम प्लेट्स, ये स्फीयर की बात करते हैं, स्फेरिकल शेल लेते हैं और उनकी अर्थिंग को भी जरा समझते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही करते हैं, ठीक है, जरा देखिएगा। जरा देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है
कि एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है r, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है q। एक और स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है 2r, इसके ऊपर है चार्ज 2q। एक और स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है 3r और इसके ऊपर चार्ज है 3q। अब हमने क्या किया, हमने इनर शेल एंड आउटर शेल इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है ऐसे, और आपको बताना है जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो कैसा होगा। मतलब यहां पे क्या चार्ज होगा, यहां पे क्या चार्ज होगा, अंदर वाले पे क्या चार्ज होगा। अंदर वाला तो कहीं कनेक्टेड है नहीं, तो अंदर वाले पे तो 2q ही रहेगा, ठीक है। बट इनर सेल और आउटर सेल पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने को। आप बोलोगे सर क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये वायर आपने कनेक्ट कर दिया ना, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अब क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले पोटेंशियल को ही निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं, यहां पे मैं इन दोनों पे जो टोटल चार्ज है वो 3q प्लस q 4q हो गया भाई। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं उसके बाद यहां पे q प्राइम चार्ज मानूंगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4q माइनस q प्राइम चार्ज। सही बात है, ये टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, इसके ऊपर q था और इसके ऊपर 3q था, तो टोटल दोनों का मिला के 4q बनेगा। अब आपने कनेक्ट कर दिया तो टोटल 4q ही रहना चाहिए, अंदर वाले पे q प्राइम आ गया, यहां पे 4q माइनस q प्राइम हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल निकालते हैं, शेल का क्या होगा, और इस आउटर शेल का पोटेंशियल निकाल लेते हैं क्या होगा। तो कैसे निकालोगे भाई यहां पे पोटेंशियल, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से देखो, इस चार्ज की वजह से अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो ये इसके सरफेस पे जो चार्ज है वही तो डिफाइन करेगा, और वो क्या होगा, वो होगा 4q माइनस q प्राइम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r। जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर भी होगा। सुपरपोजिशन का सहारा ले रहा हूं मैं इस सेल को अलग से देख रहा हूं, और इस सेल के ऊपर चार्ज आपका ये है, इसके अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वो इस वैल्यू पे रहेगा। अब आइए यहां पे ये जो 2q है, 2q की वजह से बताइए क्या बनेगा, 2q की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो आएगा 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। 2q जो सेल है मेरे पास ये वाली, तो इसके सरफेस पे, बाकियों को खत्म कर दो ना, बाकियों को एक बार देखो मत, सिर्फ 2q को देखो। यहां पे 2q है, इसकी रेडियस है 2r, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी वो ये होगा, तो अंदर भी यही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो अंदर वाले शेल पे भी यही रखेगा ये। तो 2q की वजह से इनर शेल पे ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब आइए खुद ये जो इनर शेल है इसकी वजह से क्या बनेगा, इसकी वजह से बनेगा q प्राइम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये पोटेंशियल होगा आपका अंदर वाले चार्ज की वजह से, और इसका खुद का ही पोटेंशियल हमने निकाल लिया, r रेडियस पे था, तो ये तो अंदर का पोटेंशियल आ गया। अब आइए बाहर का पोटेंशियल, बाहर वाले आउटर शेल का पोटेंशियल निकालते हैं। तो आउटर शेल पे सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं क्या पोटेंशियल आएगा, q प्राइम की वजह से। तो q प्राइम की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा बताओ जरा, गॉस लॉ से भी आप सोच सकते हो, गॉस लॉ से वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बट वहां से पोटेंशियल भी आप देख सकते हो। तो या इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा q प्राइम, इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ले लो क्योंकि बाहर बताना है ना पोटेंशियल, तो इस सेल को एक पॉइंट चार्ज की तरह लेके और 3r पे पोटेंशियल बता दो, तो बन जाएगा q प्राइम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3r। ये पोटेंशियल होगा q प्राइम की वजह से बाहर वाले शेल पे। अब आइए 2q की वजह से, तो 2q की वजह से क्या हो जाएगा, 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3r, और एक और हो जाएगा इसके खुद की वजह से 4q माइनस q प्राइम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3r। ये बन जाएगा दोस्तों। अब जरा देखो ये दोनों बराबर कर दिए मैंने, क्योंकि दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो ये तो कट गया भाई यहां से, ठीक है। बचा क्या, जरा देखो इस q प्राइम को अलग कर लो और 2q वाले टर्म को इधर ले आओ, तो 2q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2r माइनस 1/3r, इसको इधर ले आया अभी मैं, ठीक है। बराबर की इधर क्या बन जाएगा, q प्राइम डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3r ये वाला माइनस 1/r ये वाला, ये बराबर की उधर जाके इस तरह का। अब सर देखिए अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा 2q, और यहां पे एलसीएम मेरा 6r आ जाएगा, ऊपर बचेगा r, 3r माइनस 2r इज r, ठीक है। और बराबर की इधर क्या बच जाएगा, q प्राइम इंटू यहां पे एलसीएम मेरा 3r आएगा, ऊपर माइनस 2r बचेगा। एक बार चेक कर लो भाई, r माइनस 3r करोगे तो माइनस 2r बनेगा, ठीक है। अब जब देखो ये कट गया यहां से, ये यहां से कट गया, ठीक है।
और ये इसको 3 दूनी 6, ये यहां से कट गया, तो क्यू प्राइम की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी माइनस q/2, ये बनेगी। तो इसका मतलब अंदर वाले पे जो चार्ज आएगा माइनस q/2 आएगा और बाहर वाले पे क्या हो जाएगा 4.5q। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी कैसे अगर हम वायर को कनेक्ट कर देंगे तो अंदर पोटेंशियल और बाहर का जो पोटेंशियल है, क्योंकि इन दोनों का वायर से कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब आपको पोटेंशियल निकालना आना चाहिए बस कि अंदर वाले का पोटेंशियल क्या आएगा और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या आएगा। तो सारे चार्जेस की वजह से सुपरपोजिशन लगा के आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। एक चार्ज को एक टाइम पे लो, पहले इस शेल को ले लो और इस शेल की वजह से अंदर देख लो क्या पोटेंशियल है, फिर दूसरी शेल को देख लो, इसकी वजह से अंदर देख लो, और फिर इसके खुद की वजह से देख लो, वो अंदर का पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल टू बाहर का पोटेंशियल। ठीक है, बाहर मतलब आउटर शेल का पोटेंशियल बराबर करोगे तो वहां से क्यू प्राइम की वैल्यू आ जाएगी और इससे फिर आपका आउटर शेल पे भी पता चल जाएगा कितना चार्ज आएगा, अंदर भी पता चल जाएगा कितना चार्ज होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ग्राउंडिंग करूंगा, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक शेल है जिसकी रेडियस है r और इसके सरफेस पे हमने q चार्ज दे रखा है और एक और शेल लगा रखी है हमने यहां पे जो कि अनचार्ज्ड है। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्योंकि इसके सरफेस पे प्लस q चार्ज है, इसके सरफेस पे क्योंकि प्लस q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या करेगा, ये आपका बाहर वाले सरफेस के इनर सरफेस, बाहर वाले शेल पे इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज ले लेगा। ये आप सब लोग जानते हो, बिकॉज कंडक्टर के अंदर जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बनाने के लिए अगर यहां पे प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, और क्योंकि ये न्यूट्रल थी अगर माइनस क्यू इसके अंदर आ गया, माइनस क्यू अगर इसके अंदर आ गया तो उतना ही फिर बाहर भी प्लस क्यू बनेगा, सो दैट नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो रहे। तो इसका मतलब बाहर जो आएगा वो फिर से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये आप गॉस लॉ की हेल्प से बता सकते हो। ठीक है भाई, इधर प्लस क्यू चार्ज है यहां पे, अच्छा इसके इनर सेल पे जीरो चार्ज रहेगा भाई, जो ये स्फेरिकल शेल है इसके इनर साइड पे जीरो चार्ज रहेगा। मैं इवन थोड़ा इसको थिकनेस थोड़ा मोटा बना देता हूं, हालांकि ज्यादा बड़ी थिकनेस नहीं है क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी थिकनेस लोगे ना तो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस भी आपको बतानी पड़ेगी। तो ऐसे एक स्फेरिकल शेल है, तो इस शेल के इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, आउटर सरफेस पे हमने चार्ज दे दिया Q, तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा। अब जो आउटर शेल है इसकी भी अपनी कोई थिकनेस होगी पतली सी, आउटर शेल के इनर साइड पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। आप बोलोगे सर माइनस क्यू चार्ज क्यों आया, क्योंकि आपको इस इनर शेल जो आउटर शेल है इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगी जब गॉस लॉ इसके ऊपर लगाओगे, नेट चार्ज एंड क्लोज जीरो करोगे। तो अगर इसके ऊपर प्लस क्यू है तो इसके इनर साइड पे माइनस क्यू चार्ज आपको लेना होगा, और क्योंकि ये शेल तो न्यूट्रल थी इसके ऊपर माइनस क्यू है तो बाहर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज। इस तरह से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हो। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आउटर शेल को ग्राउंड करने जा रहा हूं। सोचिए, तो ग्राउंड करते ही अब कहानी बदल जाएगी। अब क्या कहानी बनेगी, तो ग्राउंड करते ही आपका जो ये जो चार्ज है सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे खत्म हो जाएगा, अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो फिर से एक बार जरा इसको समझते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपने इसको ग्राउंड किया क्या होगा दोस्तों, आपका ये सारा का सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज बचेगा। ठीक है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज बचेगा। आप बोलोगे सर क्यों माइनस क्यू चार्ज बचेगा, जरा देखिए अब नया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो क्या बनेगा, उसको जरा एनालाइज करते हैं, जरा समझिए। इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, इसके सरफेस पे तो चार्ज फिक्स है भाई Q। अच्छा इसकी रेडियस R ले लो, इसकी रेडियस कैपिटल R ले लो। ठीक है, इसके सरफेस पे तो Q चार्ज है भाई। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से यहां पे पोटेंशियल निकालता हूं। अच्छा इसके यहां पे मैं Q चार्ज मान रहा हूं, तो इसके इनर पे माइनस चार्ज आएगा भाई, और वो कितना होगा माइनस क्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फिर से वही बोल सकते हो भाई माइनस क्यू आएगा इसके इनर पे। आप बोलोगे सर माइनस क्यू क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि इसके अंदर जो शेल है इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है ना।
तो अगर शेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो करना है तो जितना ये चार्ज है उतना ही माइनस इसके इनर शेल पे लगाओ, इनर सरफेस पे लगाओ, सो दैट जब आप गॉसियन सरफेस लोगे इसके शेल के अंदर का, भाई देखो ना यार, आउटर शेल जो है वो कुछ इस तरह की है, इससे कंफ्यूज मत हो यार। आउटर शेल जो है वो थोड़ी थिकनेस है उसकी भाई। अब थिकनेस होने की वजह से क्या दिक्कत आती है बताओ, इसकी अपनी एक थिकनेस है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो यहां पे फिर माइनस क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाना है। तो गॉस लॉ की हेल्प से आप ये कह सकते हो यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू ही रहेगा, ये तो श्योर है, और आपने इसको ग्राउंड कर रखा है। तो अब एक काम करते हैं, अब हम पोटेंशियल निकालते हैं इसके इनर सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा। मैं इसके आउटर साइड पे मान लीजिए क्यू चार्ज ले लेता हूं, मान लेता हूं कि भाई आउटर पे क्यू चार्ज आ गया है, यहां पे जीरो नहीं मानते, क्यू मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो अब जरा देखिए, अब पोटेंशियल निकालते हैं, इस शेल के ऊपर क्या पोटेंशियल आएगा। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से देखो, इस चार्ज की वजह से आएगा q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इससे बाहर आपको पोटेंशियल निकालना है, ये बनेगा। अब आइए माइनस q की वजह से, तो माइनस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगा। और एक और ये प्लस q की वजह से, तो प्लस q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये पोटेंशियल हो जाएगा। भाई इसके ऊपर दो चार्ज है ना, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों की वजह से ये पोटेंशियल हो गया, इसके सरफेस पे, खुद के सरफेस पे, और इसकी वजह से ये पोटेंशियल हो गया। टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड किया हुआ है तो जीरो होना चाहिए। ये आपका खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ, जीरो। इसका मतलब ये जो चार्ज आएगा ये जीरो आएगा, इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। तो अब आप जरा लॉजिक समझिए, पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, अब जैसे आपने ग्राउंड किया नेट चार्ज इसके ऊपर माइनस क्यू आ गया। माइनस क्यू आने का क्या मतलब है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए होंगे, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन चले होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए होंगे। इसका मतलब है कुछ चार्ज ग्राउंड से, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से निकल के सरफेस के ऊपर आ गए हैं। इस तरह से इसका चार्ज जो है वो माइनस क्यू बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम इसको समझें कि कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो हमने प्लेट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा और हमने ये स्फेरिकल जो सिचुएशन है यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब जब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी तो हम कैपेसिटेंस को क्लियरली समझ पाएंगे। सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझेंगे। अभी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया है कि कैसे कैसे चार्जेस हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर एक को भी मैं अर्थ कर दूं, किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर दूं तो क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।